और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और फैक्ट वाला दोस्त को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भले ही इनके मॉफ करने का तरीका कोई भी हो, पर ये सबके सब बनते पावर रेंजर्स ही है, जहाँ पर ये अपने रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम्स और अपने हथियारों से बुराई से तो लड़ते ही है, साथ ही साथ अपने कूल जॉर्ड्स की मदद से मॉन्स्टर्स तक को हराते हैं। पावर रेंजर्स कंटिन्यूएशन के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़ी फ्रेंचाइज में से एक है, जो अब तक पिछले 26 सालों से चलती आ रही है और इसका दायरा टीवी के पार कॉमिक बुक्स, टॉयज और मूवीज तक में फैला हुआ है। और हर 90s के बच्चे ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी पावर रेंजर्स का कोई ना कोई वर्जन तो जरूर देखा होगा। इसीलिए उसी बचपन के खातिर हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे पावर रेंजर्स से जुड़े हुए मोस्ट अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और शॉकिंग पर्दे के पीछे के फैक्ट्स। बाय द वे, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि क्या है पावर रेंजर्स और जापान का कनेक्शन, क्या है पावर रेंजर्स के एक्टर्स की सच्चाई, पावर रेंजर्स जस्टिस लीग से कब और कैसे मिले, पावर रेंजर्स एसपीडी में डॉगी क्रूगर का पार्ट किसने और कैसे प्ले किया था, और पावर रेंजर्स के कौन कौन से ऐसे शोज थे जो कभी बन ही नहीं पाए। ये और बहुत कुछ आपका आगे वीडियो में इंतजार कर रहा है। फैक्ट नंबर 15, पावर रेंजर्स सीरीज बेस्ड है जापान के पॉपुलर फ्रेंचाइजी सुपर सेंताई पर, जिसे 1975 से ही जापान में टोई स्टूडियोज नाम की कंपनी ने बनाना शुरू किया था और फाइनली सबान एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी ने सेंताई रेंजर्स के 16वें वर्जन कोरियो सेंताई जू रेंजर को वेस्टर्न ऑडियंस के लिए माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स के रूप में अडॉप्ट किया और तभी से सेंताई रेंजर्स और पावर रेंजर्स लगभग पैरेलल ही चलते आ रहे हैं। फैक्ट नंबर 14, इस जापानीज फ्रेंचाइजी को अमेरिकन ऑडियंस के लिए अडॉप्ट करना इतना भी आसान नहीं था और लिमिटेड बजट होने के कारण दोनों कंपनीज ने एक जैसे ही एक्शन फुटेज को इस्तेमाल किया, जहां पर माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स सीरीज में क्यूरियो सेंताई जूओ रेंजर के फाइटिंग फुटेज को एक पूरी तरह से नए और ओरिजिनल प्लॉट को डेवलप करके यूज किया, इसीलिए खर्चा बहुत कम हुआ और प्रॉफिट दबाकर हुई और ये शो अपने ओरिजिनल सोर्स मटेरियल से कम्प्लीटली अलग साबित हुआ। यही कारण है कि माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स में येलो रेंजर स्कर्ट नहीं पहनती, क्योंकि जापानीज वर्जन में येलो रेंजर एक लड़का होता है। सबसे मजे की बात ये है कि पावर रेंजर्स के ऑफिशियल जापानीज डब को भी जापान में खूब एंजॉय किया जाता है। शुरुआत में इस शो के कुछ खास बजट ना होने के कारण इस शो के स्टार्स को खुद ही सारे स्टंट्स करने पड़ते थे और लकीली जेसन, जैक और ट्रीनी का रोल प्ले करने वाले एक्टर्स को मार्शल आर्ट आता था। वहीं पर बिली का रोल प्ले करने वाले डेविड योस्ट और किमली का रोल प्ले करने वाले जेमी जॉनसन जिम्नास्टिक्स में माहिर थे। फैक्ट नंबर 12, शो बहुत ही ज्यादा हिट हुआ, इसके कारण ये एक्टर्स रातों रात स्टार बन गए, पर फिर भी स्टारडम के चलते भी कई सारे एक्टर्स ने अलग अलग कारण से इस शो को छोड़ दिया। सबसे पहले इस शो को छोड़ा ऑड्री डुबियोस ने, जिन्होंने माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स के सीजन 1 के पहले एपिसोड में येलो रेंजर यानी कि ट्रीनी का रोल निभाया था, लेकिन जब उन्होंने अपने पेमेंट को बढ़ाने की बात की तब स्टूडियो ने उन्हें ज्यादा पेमेंट देने से मना कर दिया और जब शो कुछ समय बाद और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया तब रेड रेंजर का रोल निभाने वाले ऑस्टिन सेंट जॉन, ब्लैक रेंजर का रोल निभाने वाले वॉल्टर इमैनुअल जोन्स, फाइनली ट्रीनी कॉन यानी कि येलो रेंजर का रोल निभाया। कम पेमेंट मिलने के कारण वो इस शो से चले गए। बेसिकली उस समय किसी प्रकार की क्रिएटिव यूनियन ना होने के कारण प्रोडक्शन उनके रेवेन्यू पर मनमानी करता था और उनके काम के बदले उन्हें बहुत ही कम पे किया जाता था। और फाइनली ब्लू रेंजर यानी कि बिली कैशल का रोल प्ले करने वाले डेविड योस्ट भी पावर रेंजर्स जियो के बाद से उन्होंने इस फ्रेंचाइजी को छोड़ दिया। फैक्ट नंबर 11, अब चलिए बात करते हैं इस शो के स्टार से जुड़े हुए कुछ अनोखे फैक्ट्स के बारे में। इस शो में ऑडिशन देने के बाद एमी जो जॉनसन ने अपने एक्टिंग करियर को बंद करने का फैसला कर लिया था और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए वापस लौट चुकी थी, पर जब उन्हें पिंक रेंजर के लिए चुन लिया गया तो उनकी जिंदगी बदल गई और वो आज तक पावर रेंजर्स फैंस के बीच में सबसे फेवरेट पिंक रेंजर है। रेड रेंजर का रोल प्ले करने वाले ऑस्टिन सेंट जॉन्स शो को छोड़ने के बाद एक जीप में रहते थे और अपना गुजारा क्लब में बाउंसर्स का काम करके और छोटे मोटे मार्शल आर्ट्स का क्लास लेकर करते थे, लेकिन आखिरकार वो फिर से पावर रेंजर्स जियो में गोल्ड रेंजर के रूप में वापस आए। अगर आप इस शो को ध्यान से देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि वॉल्टर इमैनुअल जोन्स जो कि ब्लैक रेंजर का रोल निभाते हैं, उनके बाएं हाथ की रिंग फिंगर कटी हुई है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भले ही कहानी टीनेजर्स के ऊपर रिवॉल्व करती थी, पर माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स के पूरे कास्ट में सिर्फ ऑस्टिन सेंट जॉन्स ही टेक्निकली एक टीन थे, जो उस समय 19 साल के थे और सभी 20 के ऊपर थे। फैक्ट नंबर 10, जैसे हर मशहूर चीज पर बदनामी का साया मंडराते रहता है, उसी तरह से इस शो को भी कई सारी चीजें झेलनी पड़ी, जहां पर इसे कई देशों में बैन भी किया गया, जहां पर कनाडा और न्यूजीलैंड में इस शो को बच्चों के लिए बहुत ज्यादा वायलेंट माना गया। हैरानी की बात यह है कि आगे जाकर पावर रेंजर्स के ज्यादातर वर्जन्स की शूटिंग न्यूजीलैंड में ही हुई है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इसे जल्दबाजी कहेंगे या नजरअंदाजी, बट मलेशिया
इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स को बस इस बात के लिए बैन कर दिया था कि इसके टाइटल में मॉर्फिन शब्द था, जो बेसिकली इस चीज से सिमिलर है। इवेंचुअली इस शो को फिर से एयर करने के लिए अलाउ कर दिया गया। फैक्ट नंबर 9, पावर रेंजर्स शो भले ही 26 सालों से चला आ रहा है, पर यह अपनी लाइफ टाइम में 3 बार कैंसिल होते होते बचा है। सबसे पहले जब सबान एंटरटेनमेंट ने अपना फॉक्स के साथ टाई अप खत्म कर दिया, तब पावर रेंजर्स सीरीज पर कैंसिल होने का खतरा मंडराने लगा। तब जाकर डिज्नी ने पावर रेंजर्स वाइल्ड फोर्स से पावर रेंजर्स को एयर करने का जिम्मा उठाया और ये पार्टनरशिप तकरीबन 2010 तक चली। इसीलिए एसपीडी, ओवरड्राइव, निंजा स्टॉर्म, जंगल फ्यूरी जैसे पावर रेंजर्स के एपिसोड्स डिज्नी के जेटिक्स पर दिखाए गए और पावर रेंजर्स आरपीएम डिज्नी के अंदर लास्ट पावर रेंजर्स सीरीज बनी। इसके बाद से फिर से सबान एंटरटेनमेंट ने फिर से पावर रेंजर्स सीरीज की जिम्मेदारी संभाली और निकेलोडियन पर एयर करने लगी और फाइनली 2018 में फिर से एक बार पावर रेंजर्स के फ्रेंचाइजी को हैस्ब्रो ने $500 मिलियन में एक्वायर कर लिया और उसी के अंदर पावर रेंजर्स की मूवी आई। फैक्ट नंबर 8, सो गाइस मेरी सबसे फेवरेट पावर रेंजर्स सीरीज थी पावर रेंजर्स एसपीडी और जब भी मैं इस शो को देखता था तब एक ही बात इमेजिन करता था कि पावर रेंजर्स के बॉस डॉगी क्रूगर, जो कि शैडो रेंजर भी था, उसका रोल किसने और कैसे प्ले किया होगा। तो इस कैरेक्टर को प्ले किया न्यूजीलैंड के एक्टर जॉन टूई ने, जो बेसिकली एक रोबोटिक फेस यूनिट पहनकर क्रूगर का रोल प्ले करते थे और बेसिकली क्रूगर के फेस एक्सप्रेशंस को रिमोटली हैंडल किया जाता था। इसके बाद भी वो इसके आने वाली सीरीज पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स में डैगेरोन का भी रोल प्ले कर चुके हैं, जो कि बेसिकली सोलरिस्ट नाइट बनता है। इसके अलावा हॉलीवुड में कुछ टाइम पहले आई हुई मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस हॉब्स एंड शॉ में वो द रॉक के दूर के भाई के चाचा के लड़के भी बन चुके हैं। फैक्ट नंबर 7, सो गाइस पावर रेंजर्स की हिस्ट्री में कई सारे ऐसे भी वक्त आए जब पावर रेंजर्स को लॉस झेलना पड़ा। जी नहीं, मैं यहाँ फाइनेंशियल लॉसेस की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कुछ लोगों को खोने की। जहाँ पर 2018 में इस शो के 25th एनिवर्सरी के दौरान ओरिजिनल माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर की येलो रेंजर ट्रिनिकॉन का रोल प्ले करने वाली थुई ट्रांग को बहुत ज्यादा मिस किया गया, क्योंकि सितंबर 2001 में उनका कार एक्सीडेंट हो गया था। वहीं पर मई 2019 में पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म में शेन क्लार्क यानी कि रेड रेंजर का रोल निभाने वाले पूवा मागासिवा का 38 साल की उम्र में निधन हो गया। वेल, इन एक्टर्स की कमी तो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, पर इनका काम हमेशा इन्हें अमर रखेगा। फैक्ट नंबर 6, अब चलिए बात करते हैं पावर रेंजर्स के कुछ ऐसे सीरीज के बारे में जो कभी बन ही नहीं पाए। सबसे पहले बात करते हैं टॉमी ऑलिवर वर्सेस जेसन की। इन दोनों कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले एक्टर्स ऑस्टिन सेंट जॉन्स और जेसन डेविड फ्रैंक असल जिंदगी में बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स थे और आपस में दोनों की ठीक से बनती नहीं थी। इसीलिए एक समय ऐसा भी आया था जब पावर रेंजर्स के क्रिएटर्स ने दोनों की राइवलरी पर बेस्ड एक पावर रेंजर्स की सीरीज लाने का फैसला किया था, जिसमें टॉमी ऑलिवर और जेसन डेविड फ्रैंक अपनी अपनी पावर रेंजर्स की टीम को लीड करते, पर ये हुआ नहीं। वही दूसरी तरफ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि पावर रेंजर्स की सीरीज जापान के सुपर सेंताई की सीरीज पर बेस्ड होती है और पावर रेंजर्स के मामले में जब सुपर सेंताई में कुछ नया होता है तब जाकर पावर रेंजर्स में कुछ नया होता है। बट फिर भी सुपर सेंताई में कुछ ऐसे शोज भी रहे हैं जो पावर रेंजर्स के थीम के हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाता। फॉर एग्जाम्पल रेसा सेंताई टोगर एक ऐसी सुपर सेंताई की सीरीज थी जिसका थीम ट्रेन और रेलवेज था। इसके ऊपर से तोकुमे सेंताई गो बस्टर्स, ओचू सेंताई क्यू रेंजर और दोबुत्सु सेंताई जू रेंजर में से तोकुमे सेंताई गो बस्टर्स को पावर रेंजर्स बीस्ट मॉर्फर्स के लिए सिलेक्ट किया गया। फैक्ट नंबर 5, तो चलिए गाइज अब बात करते हैं क्रॉसओवर्स के बारे में, जहाँ पर पावर रेंजर्स के अपने इंटर डायमेंशनल क्रॉसओवर्स कई बार हुए हैं। इसी के कारण कई बार पावर रेंजर्स एक सीरीज से दूसरी सीरीज के बीच में जंप कर पाते हैं। यही कारण है कि हमें पावर रेंजर्स मेगा फोर्स में लेजेंडरी बैटल सीन देखने को मिला, जहाँ पर मेगा फोर्स से पहले के पावर रेंजर्स के सारे सीरीज के हर आइकॉनिक पावर रेंजर्स शामिल थे। इसी के साथ पावर रेंजर्स का इंटर फ्रेंचाइजी क्रॉसओवर भी हुआ है, जहाँ पर पावर रेंजर्स इन स्पेस सीरीज टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स के साथ एक एपिसोड के लिए क्रॉसओवर कर चुके हैं, क्योंकि उस समय सबान के पास निंजा टर्टल्स के भी राइट थे। इन सब के ऊपर पावर रेंजर्स कॉमिक बुक में जस्टिस लीग के साथ भी क्रॉसओवर कर चुके हैं, जहाँ पर ब्रेनियाक और लॉर्ड जेड मिलकर पावर रेंजर्स और जस्टिस लीग के खिलाफ साजिश रचते हैं। फैक्ट नंबर 4, अब चलिए बात करते हैं कुछ क्रेजी फैंस के बारे में जिन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी। माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स के पॉपुलर होने के बाद ये स्ट्रगलिंग एक्टर्स रातों रात सेलिब्रिटी बन गए और शोहरत के साथ साथ फैंस का अटेंशन भी आता है, जिनके कारण बच्चे तो इनकी कभी परेशानी नहीं बने पर अडल्ट इनकी परेशानी बहुत बार बने। जहाँ पर माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स में रेड रेंजर का रोल निभाने वाले ऑस्टिन सेंट जॉन्स की फैंस बहुत क्रेजी थे और कई सारे पब्लिक गैदरिंग्स में फैंस के कारण उन्हें बहुत परेशानी होती थी। वहीं पर किम्बरली का रोल निभाने वाली एमी जो जॉनसन का एक बहुत बड़ा फैन था जो उन्हें डराने लगा
लगा था। बेसिकली वो जिस भी पब्लिक गैदरिंग में जाती थी वहाँ पर वो उनका पीछा करते हुए चला आता था और वो बेसिकली उन्हें हर जगह पर स्टॉक करने लगा था। उसी के कारण उन्होंने कई सालों तक पब्लिक गैदरिंग्स को अटेंड करना ही छोड़ दिया था और लास्ट में इस फैन ने तो हद ही पार कर दी। 2017 के फ्यूनिक्स कॉमिक कॉन के दौरान टॉमी ऑलिवर का रोल निभाने वाले जेसन डेविड फ्रैंक उस कन्वेंशन को अटेंड कर रहे थे। तभी 31 साल का मैथ्यू स्टर्लिंग मार्वल के पनिशर की तरह ड्रेसअप होकर और हाथों में हथियार लेकर जेसन डेविड फ्रैंक के पास पहुंचा और वहां पर वो कुछ करता इससे पहले ही सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। सीधी सी बात है, पॉपुलैरिटी और शोहरत जितनी वरदान है उतनी ही अभिशाप भी है।